निकुंज आज 1800-900 के आसपास, उसके बाद निफ्टी में ऐसा लगा टॉप जो है ना फर्स्ट हाफ आवर बन गया आज का इंट्राडे। नए ट्रेडर के लिए या पोजीशन जो होल्ड किया है प्रॉफिटेबल है, आप क्या राय देंगे? इस समय काफ़ी चीज़ें ट्रेडर्स के माइंड में है कि प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्या होल्ड करूँ, क्या करूँ? देखिए, घर में जब पैसा आता है कभी उसको मना नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी में हमेशा बोलता हूँ बड़ी चंचल होती है। लक्ष्मी जब घर में आ जाती है तो उसको हमेशा उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उसको जाने देना चाहिए। मार्केट बड़ा है, एक तरफा मूव है, थोड़ा प्रॉफिट हमेशा बुक करना चाहिए। मगर एक देखिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या इस समय 500 पॉइंट की तेजी के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी और लॉन्ग करने में है निफ्टी के लिए? शॉर्ट टर्म में नहीं, होल्ड करने में वो आपकी स्ट्रैटेजी पे निर्भर करता है कि आप स्टॉप लॉस लगा के काम करो। निफ्टी की तो वो बात हो गई। फिर हम बात करते हैं मार्केट में। हम बात 2 दिन से कर रहे हैं कि भाई स्मॉल बिग मूव्स इन स्मॉल सेक्टर, और शायद वही देखने को मिल रहा है। अगर मैं देखूं कल का जो उछाल आया है नैस्डैक के अंदर और S&P के अंदर, तो वह ऐसे शेयरों में उछाल आया है जो कि अंडर परफॉर्मिंग शेयर रहे हैं ग्लोबली। भले वो टेस्ला का स्टॉक हो, भले वो नेटफ्लिक्स का स्टॉक हो, ग्रोथ हैज़ मेड अ कमबैक एंड नैस्डैक वाज अप 4%। अब आज इंडियन मार्केट में भी देखें तो जो एक तो होता है कि जो स्टॉक्स आउट परफॉर्मर हैं उनमें क्या हो रहा है, दूसरा जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनमें क्या रुक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो पिरामल इस साल का एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। आज उसमें उछाल देखने को मिला। कल हमने देखा श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एक प्रकार का उछाल देखने को मिला था। मिड कैप स्टॉक्स में भी आप देखें तो फिनटेक के स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्मर रहे हैं उनमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ दिनों के लिए जो अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं ये एक थोड़ा मीन रिवर्जन पर आएंगे। मगर दिसंबर को जो महीना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल एविडेंस पे बोल रहा हूँ कि 4 में से 5 साल निफ्टी दिसंबर में ऊपर बंद हुआ है। ग्लोबली भी दिसंबर में हमने देखा है जो मार्केट के अंदर है सिक्लिकलिटी नहीं आती है। जो चल रहा है चलता रहता है, जो नहीं चलता है वो रफ्तार नहीं पकड़ता है। तो कुछ दिनों के लिए मेरे को लगता है कि एक बाउंस आएगा अंडर परफॉर्मिंग नेम्स में, स्पेशली अंडर परफॉर्मिंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप नेम्स में, और जो बड़ा मार्केट का रुख रहेगा मुझे लगता है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। एब्सोल्युटली। फिर ऐसे में कुछ सेक्टर्स भी हैं जो कि अंडर परफॉर्मिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन चर्चा कम होती थी और वो सेक्टर्स अब परफॉर्म कर रहे हैं। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें, एनबीएफसी सेक्टर्स की ग्रोथ स्टोरी कैसी लग रही है आपको? हम एनबीएफसी पे शायद कल भी बात कर रहे थे, और मेरा मानना है कि देखिए एनबीएफसीज जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो इनको लाइबिलिटी जो कि फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वह कम मिलते हैं, अक्सर हमने देखा है। और दूसरा, इनके जो फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं वो एक हायर रेट पर आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपको एनबीएफसी में डिपॉजिट देना है तो आपका जो ब्याज दर रहेगा वह बैंकों से ज़्यादा रहेगा। एक तरफ बैंक बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ एनबीएफसी बढ़ा रहे हैं, तो स्प्रेड जो होता है अचानक इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये इतनी लैंडिंग नहीं करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल होते हैं तो वापस एक प्रकार की स्थिरता कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में, डेट मार्केट में आती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एनबीएफसीज की लायबिलिटी फ्रेंचाइज दोबारा बन सकती है। तीसरा, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि इकॉनमी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन 14 से 16% की बात कर रहे हैं और क्रेडिट ऑफटेक अगर हम 15 से 18% की तरफ दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि एनबीएफसीज को कुछ नहीं मिलेगा। एनबीएफसीज को भी जाहिर है थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, स्पेशली रिटेल फेसिंग एनबीएफसीज। देखिए, होलसेल एनबीएफसीज में मेरा ध्यान इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज होलसेल एनबीएफसीज और बैंक्स के सामने बैंक्स में ही लोग जाएंगे, बिकॉज बैंक्स अब लेंडिंग चालू कर चुके हैं। होलसेल एनबीएफसीज को बेनिफिट जब मिल रहा था जब बैंक्स फिंगर ऑन द लिप्स करके बैठे थे, अब बैंक्स यूँ हाथ खोल करके दे रहे हैं, तो उसमें होलसेल एनबीएफसीज को नहीं बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। मगर रिटेल एनबीएफसीज में जहां आपके पेपर्स इतने मजबूत नहीं होते हैं, जहां थोड़ा रिस्क को लेकर के टॉलरेंस है, जहां आपको लगता है कि थोड़ी ब्याज दर को लेकर के मैं थोड़े नॉन सैलरीड क्लास को मैं दे सकता हूं, तो वहाँ होता है। देखिए, बैंकों में क्या होता है, बड़ा स्क्रूटनी होता है। ये आपकी सैलरी है, ये आपके एसेट है, ये आप इतना ईएमआई दे सकते हैं, वो आप फॉलो करते तो ठीक है, नहीं तो जी चलिए आगे। एनबीएफसीज के अंदर थोड़ा रिस्क को लेकर के, कैश फ्लो को देख करके, नॉन सैलरीड क्लास को देख करके थोड़ा बेनिफिट मिलता है। आपने ये जो बात कही, आज सुबह एक डेटा आया और इसी से हमारी इसके ऊपर नजर गई। आप कह रहे थे कि 9% एक साल पहले तक जो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ थी वो 18 और बैंक निफ्टी 27,000 वाला 42,000। आज सुबह एनबीएफसीज का भी डेटा आया है, सब में 15 से 18%। ये देखिए, होम लोन में 14% ग्रोथ, बड़े कॉर्पोरेट में 13.5%, ट्रेड लोन जो एसएमई लोन वहाँ भी 6% और एनबी।
सो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक्स चले नहीं है, ये पॉकेट कम चली है, तो आपको लगता है? हाँ, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में मेरा मानना है कि अजय, अगर आप बड़े कॉर्पोरेट हैं, आपकी बैलेंस शीट अगर अच्छी है, तो आप एनबीएफसीज के पास जाकर के क्यों एक्स्ट्रा ब्याज दर पे लेंगे? जाहिर सी बात है। और सेकंड, इस समय बैंक्स भैया लेंड कर रहे हैं, चुप्पी साध कर नहीं बैठे हैं। बैंक्स को टियर 1 की प्रॉब्लम नहीं है, बैंक्स की बैलेंस शीट एडिक्वेटली फंडेड है, बैंक्स को ट्रेजरी गेन आ चुका है। तो बैंक्स इस समय जानते हैं कि इस समय क्रेडिट साइकिल में वो लेंड करेंगे तो उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो कुछ साल पहले बैंक्स एकदम चुप्पी साधे बैठे थे, जिस मैं दोबारा बोलूंगा, उनके फिंगर ऑन लिप्स थी, वह जानबूझ के लेंडिंग नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनके घर के अंदर पैसे नहीं थे, बैलेंस शीट ठीक कर रही थी, तो एनबीएफसीज को बेनिफिट मिला था। अब वो नहीं है। निकुंज, आज ना एक डाटा ये भी आया कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ रियल एस्टेट का, खासकर मुंबई में, वो 15% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले एक साल में थोड़ा बहुत ब्याज दरें वगैरह बढ़ी हैं। आप लास्ट टाइम बता रहे थे कि रियल एस्टेट का साइकिल चलता है, थोड़ा लंबा भी चलता है। आप कैसे पकड़ते हो रियल एस्टेट को? जैसे मान लो आपने आज देखा बैलेंस शीट में, आप क्या 4-5 पॉइंट देखोगे जिससे आपको लगेगा हाँ रियल एस्टेट बहुत अच्छा सेक्टर है? देखिए, रियल एस्टेट के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसकी प्राइसिंग एक प्रकार से ओपन सीक्रेट है। आपको पता है कि किस एरिया के अंदर क्या रेट्स हैं, प्लस माइनस 5-10% पर आपको पता लग जाता है कि बांद्रा में क्या रेट है, या फिर वसई में क्या रेट है, या फिर अंधेरी में क्या रेट है। उसके बेसिस पर आपको पता ज़रूर लग जाता है कि रुख कहाँ पर है और डिमांड कहाँ पर है। नए रजिस्ट्रेशन हो, नए प्रोजेक्ट्स के जो आवेदन आते हैं, उससे देख करके पता लग जाता है कि कहाँ पर है। और फिर कुल मिलाकर हम देखते हैं नया रजिस्ट्रेशन और होम लोन की ग्रोथ कहाँ पर आ रही है। तो होम लोन की ग्रोथ अच्छी है, रजिस्ट्रेशन अच्छे जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन सबको मिला करके। और रियल एस्टेट में आपको पता लग जाता है कि आपकी बिल्डिंग का प्राइस क्या है, आपके फ्लैट का प्राइस क्या है, प्लस माइनस 10% एक जनरल सेंस ओपन मार्केट में पता लग जाता है। तो उन्हीं तरीकों से मुझे पता लगता है कि रियल एस्टेट के अंदर किस प्रकार का रुख है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निकुंज, धन्यवाद आपका। आज फिर से हमने काफ़ी अच्छी चर्चा की, उससे ये पता लगा कि हाँ कैसे रियल एस्टेट को पकड़ें, कैसे एनबीएफसीज के अंदर ध्यान रखा जा सकता है और अभी भी मार्केट के रुख को कैसे करना चाहिए। और एक पॉइंट और है, लक्ष्मी जब घर आए तो ज़रूर आदर सम्मान के साथ उनको रख लीजिए अपने पास ही। खैर, आगे बढ़ रहे हैं।